स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ रही है और उसका ट्रेलर देखकर एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि पीटर की बॉडी में कुछ तो बहुत ही स्ट्रेंज हो रहा है। वो क्या हो रहा है ये तो मूवी देखकर ही पता चलेगा। क्वेश्चन ये है कि क्या एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से सच में एक ह्यूमन बॉडी के अंदर इतना भयानक म्यूटेशन हो सकता है, या फिर इसके पीछे बायोलॉजी का कोई ऐसा सीक्रेट छुपा है जिसे हम आज तक सही से समझ नहीं पाए। अगर हम अर्थ की हिस्ट्री देखें तो इवोल्यूशन ऑलरेडी काफी स्ट्रेंज क्रीचर्स क्रिएट कर चुकी है जो पहली नजर में स्पाइडरमैन से भी ज्यादा बिजार लगते हैं। तो क्या नेचर कभी स्पाइडरमैन जैसा ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सकती है, या फिर पीटर पार्कर बायोलॉजी के उन रूल्स को तोड़ता है जिन्हें इवोल्यूशन ने करोड़ों सालों में लिखा। पीटर पार्कर एक बिल्कुल ऑर्डिनरी टीनेजर था जिसे एक दिन जेनेटिकली ऑल्टर्ड या कुछ वर्जन्स के अकॉर्डिंग रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काट लिया और उसकी एक बाइट के बाद उसकी पूरी बॉडी बदल गई। उसकी मसल्स पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो गई। उसके रिफ्लेक्सेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लेवल तक इंप्रूव हो गए। वो दीवारों पर चिपकने लगा। उसकी बॉडी खुद को अनयूजुअल स्पीड से अडेप्ट करने लगी और उसका नर्वस सिस्टम ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे वो डेंजर को पहले से ही महसूस कर सकता हो। मूवीज और कॉमिक्स में ये ट्रांसफॉर्मेशन देखना काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगता है, लेकिन रियल बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में किसी ऑर्गेनिज्म का इतना ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है, आखिर म्यूटेशन होती क्या है? क्योंकि मूवीज में म्यूटेशन का मतलब होता है नए पावर्स, लेकिन रियलिटी में म्यूटेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन चेंज हो गई। ह्यूमन बॉडी के हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए नाम का एक बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन मैनुअल होती है। इसी डीएनए में लिखा होता है कि तुम्हारी हाइट कितनी होगी, मसल्स कैसे डेवलप होंगी, स्किन का कलर क्या होगा और तुम्हारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करेगा। अगर इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में कहीं भी चेंज आ जाए तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हर म्यूटेशन बेनिफिशियल नहीं होता। असल में ज्यादातर म्यूटेशन या तो कम्प्लीटली हार्मलेस होते हैं या फिर हार्मफुल। कई म्यूटेशन किसी विजिबल इफेक्ट के बिना पास हो जाते हैं, जबकि कुछ सीवियर जेनेटिक डिजीज का रीजन बन जाते हैं। तो फिर रेडियो एक्टिव स्पाइडर वाली थ्योरी कितनी रियलिस्टिक है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले रेडिएशन को समझना पड़ेगा। रेडिएशन किसी ऑर्गेनिज्म को अपग्रेड करने के लिए डिजाइन नहीं हुई, बल्कि हाई एनर्जी रेडिएशन डीएनए के केमिकल बॉन्ड्स को डैमेज कर देती है। इसी वजह से एक्सेसिव रेडिएशन का रिलेशन कैंसर, इनफर्टिलिटी और टिश्यू डैमेज से जोड़ा जाता है। यानी अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो रेडिएशन एक हाईली अनप्रेडिक्टेबल प्रोसेस है। ये किसी इंजीनियर की तरह बॉडी को रीडिजाइन नहीं करती, बल्कि रैंडम डैमेज क्रिएट करती है। और रैंडमनेस से परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड सुपर पावर्स डेवलप हो जाना बायोलॉजी के लिए एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि स्पाइडरमैन सिर्फ रेडिएशन की स्टोरी नहीं है, वो अडेप्टेशन की भी स्टोरी है। पीटर की बॉडी में जो भी हुआ उसका रिजल्ट सिर्फ एक एबिलिटी नहीं थी, उसके अंदर एक साथ कई बायोलॉजिकल सिस्टम चेंज हुए। मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, सब कुछ। और यही स्पाइडरमैन को साइंटिफिकली इतना फैसिनेटिंग बनाता है। रियल बायोलॉजी में हमारा हर एक बॉडी सिस्टम एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड होता है। अगर तुम्हारी मसल्स को कई गुना ज्यादा पावरफुल बना दो तो बोन्स को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अगर रिएक्शन स्पीड इंक्रीज कर दो तो नर्वस सिस्टम को भी उतनी ही फास्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग करनी होगी। अगर बॉडी वॉल्स पर चिपक सकती है तो स्किन की मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफरेंट होनी चाहिए। और अगर बॉडी इतनी एक्सट्रीम फिजिकल स्ट्रेस को सर्वाइव कर रही है तो मेटाबॉलिज्म और एनर्जी प्रोडक्शन ये दोनों भी ऑर्डिनरी ह्यूमन से कई गुना ज्यादा होगी। और यहीं से इन्वेस्टिगेशन और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जब हम नेचर की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि स्पाइडरमैन की कई एबिलिटीज ऑलरेडी अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं। लाइक लिजर्ड्स दीवारों पर चल सकते हैं, स्पाइडर्स अपनी बॉडी वेट से कई गुना ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हैं, एक्सोलॉटल अपनी बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक ईल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है, मैंटिस श्रिम्प की स्ट्राइक इतनी पावरफुल होती है कि पानी के अंदर शॉक वेव क्रिएट हो जाती है, बॉम्बार्डियर बीटल्स अपने अटैक्स पर बॉइलिंग केमिकल्स ब्लास्ट फायर कर सकते हैं, और टार्डिग्रेड वो ऑर्गेनिज्म है जो स्पेस जैसी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकती है। तो अगर सिर्फ इंडिविजुअल एबिलिटीज की बात करें तो नेचर हमारी इमेजिनेशन से कई गुना ज्यादा क्रिएटिव है। वैसे अगर तुम्हें कल कोई सुपर पावर चूज करनी हो तो तुम कौन सी पावर चूज करोगे? एंड प्लीज इन्फिनिटी स्टोन का नाम मत लेना, क्योंकि वो एक वेपन है या फिर वो एक टूल है। मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल सुपर पावर की। नीचे कमेंट करना और देखते हैं कि सबसे ज्यादा कमेंट किस पावर पे होते हैं। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, अगर इवोल्यूशन इतने बिजार ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सकती है तो फिर उसने कभी स्पाइडरमैन जैसा क्रीचर क्यों नहीं बनाया? इसका जवाब इवोल्यूशन के काम करने के तरीके में छुपा है। इवोल्यूशन किसी डेस्टिनेशन को देखकर डिजाइन नहीं करती, वो फ्यूचर प्लान भी नहीं बनाती। वो सिर्फ हर जनरेशन में होने वाले छोटे छोटे जेनेटिक चेंजेस को नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू फिल्टर आउट करती है, जो ट्रेड, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। उसके आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
जो हेल्प नहीं करते वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं। इसी वजह से डीप सी में रहने वाले कुछ क्रीचर्स की आंखें ही नहीं होती, क्योंकि डीप सी में इतनी पिच डार्कनेस होती है कि उन ऑर्गेनिज्म को आंखों की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए स्पाइडरमैन जैसा ऑर्गेनिज्म नेचुरली इवॉल्व होना इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बन जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्पाइडरमैन का कॉन्सेप्ट साइंस से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। इनफैक्ट उसकी कई सारी एबिलिटीज का बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑलरेडी नेचर में मौजूद है, बस अलग अलग स्पीशीज में बिखरा हुआ है। अब असली सवाल शुरू होता है, अगर नेचर स्पाइडरमैन नहीं बना सकती तो क्या फ्यूचर टेक्नोलॉजी बना सकती है? अगर इवोल्यूशन स्पाइडरमैन जैसा ऑर्गेनिज्म क्रिएट नहीं कर सकती तो क्या इंसान कर सकते हैं? पहली बार हिस्ट्री में नेचर के पास जो पावर थी वो धीरे धीरे साइंस के हाथों में भी आती जा रही है। आज हम सिर्फ डीएनए को रीड नहीं कर रहे, उसमें चेंजेस भी कर रहे हैं। क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग टूल्स साइंटिस्ट को स्पेसिफिक जीन्स को मॉडिफाई करने की कैपेबिलिटी दे रही हैं। जीन थेरेपी जेनेटिक डिजीज को ट्रीट करने की डायरेक्शन में ऑलरेडी काम कर रही है। आर्टिफिशियल मसल्स पर भी रिसर्च चल रही है और न्यूरो साइंस ह्यूमन ब्रेन और नर्वस सिस्टम की कैपेबिलिटीज को समझने के लिए हर साल नए डिस्कवरीज कर रही है। यानी पहली बार हम सिर्फ इवोल्यूशन को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, हम बायोलॉजी को इंजीनियर भी कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कल सुबह उठकर हम स्पाइडरमैन बना दें। और शायद इसी वजह से स्पाइडरमैन इतना फैसिनेटिंग कैरेक्टर है, क्योंकि उसकी पावर्स अलग अलग इम्पॉसिबल नहीं लगती। इम्पॉसिबल लगता है उन सबका एक ही इंसान के अंदर परफेक्टली वर्क करना, क्योंकि नेचर में वॉल क्लाइंबिंग एग्जिस्ट करती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ भी एग्जिस्ट करती है, रीजनरेशन भी एग्जिस्ट करता है, इनक्रेडिबल सेंसरी सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये सब अलग अलग स्पीशीज में डेवलप हुए हैं, वो भी अलग इवोल्यूशनरी जर्नी के थ्रू। लेकिन स्पाइडरमैन उन सब एबिलिटीज का एक बायोलॉजिकल फ्यूजन है और वही उसे अनरियल बनाता है। तो अब आता है फाइनल वर्डिक्ट, क्या एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से कोई इंसान स्पाइडरमैन बन सकता है? साइंस के हिसाब से बिल्कुल नहीं। लेकिन अब इससे भी इंटरेस्टिंग सवाल, क्या फ्यूचर साइंस स्पाइडरमैन जैसा क्रीचर बनाने के करीब पहुंच सकती है? इसका जवाब सबसे एक्साइटिंग है। कंप्लीटली इम्पॉसिबल कहना भी गलत होगा, क्योंकि हो सकता है कि हम कभी रेडियो एक्टिव स्पाइडर से पावर ना पाएं। लेकिन जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, टिश्यू इंजीनियरिंग और न्यूरो साइंस की मदद से हम स्पाइडरमैन की कुछ एबिलिटीज को रियलिटी के करीब जरूर ला सकते हैं। वैसे अगर तुम फ्यूचर ह्यूमंस और टेक्नोलॉजी पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताना जरूर। और तुम्हें नेक्स्ट वीडियो विल्ट्रोमाइट्स पर चाहिए, फ्लैश पर या डॉक्टर डूम पर, ये भी बता देना। बट तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड ऑल हेल टू द कॉस्मोस।